तब उनका जो रिएक्शन नज़र आता है, जिस तरह से वो कंट्रोल करना चाहते हैं मध्य प्रदेश को, तो ऐसा लग रहा है कि उनको जो आदेश दिया गया उसी का पालन वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, गठन होना है, और ऐसे में वो दिल्ली में है, इसका मतलब साफ हो जाता है दौलत की दिल्ली से बहुत कुछ कंट्रोल होने वाला है। और जो नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है वो मेरे ख्याल में 2024 को लेकर इसीलिए हुआ है ताकि जो भी बात जो है केंद्र से कही जाए, आलाकमान से कही जाए, वो आसानी से वहाँ पर कह सकते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सका। विस्तार होगा, गठन होगा, उसमें ज़रूर वो चाहते होंगे कि उनके जो है नेताओं को, जो उनके समर्थक विधायक हैं, उनको अच्छा मौका मिले, अच्छे पद मिले, अच्छी तरह से वो कह सकते हैं सरकार में शामिल हों। अगर उनके खेमे के जो लोगों को अगर उसमें मौका नहीं मिलता तो वाकई यहाँ पर भी उनकी नाराज़गी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले भी उतने एक्टिव वो नज़र आए नहीं। हालांकि उनके जो क्षेत्र है उससे बीजेपी ने काफ़ी बेहतरीन गुजरात लॉबी है उनकी भाषा बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की जो उम्मीदें थी वो धराशायी होती हुई नज़र आ रही हैं कि उनके जो खेमे के लोगों को अधिक जो है कह सकते हैं मंत्री पद मिलेंगे। अगर हाँ, आपने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए, ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे अगर मगर हैं, बहुत सारी बात। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर देखा जाए लगभग 2023 अब खत्म हो चुका है। और यहां पर हमने देखा कि 2023 में कई सारे ऐसे विवाद उठे। राजनीतिक विवादों की बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे और उसके चुनावी परिणामों ने सबको चौंका के रख दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि अब मोदी लहर नहीं बल्कि राहुल गांधी का वर्चस्व जो है जनता के ऊपर सर चढ़ के बोलेगा। क्योंकि कहा जा रहा था जो ये भारत जोड़ो यात्रा हुई है ये कहीं ना कहीं भारत की तस्वीर बदल सकती है। इसी को लेकर यहाँ पर इंडिया अलायंस की तैयारी हुई, लेकिन इंडिया अलायंस में दरार आ गई। वो दरार क्यों आ गई? ये दरार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और यहाँ पर राहुल गांधी के बीच कुछ मतभेद हुए, इसलिए ये इंडिया अलायंस की दरार आई और यहाँ पर कांग्रेस चुनाव हार गई। किस्सा कुछ ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में सीटें मांगी कि उनको चुनाव लड़ना है, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं हुई। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ये जो गठबंधन हुआ है ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। तो क्या होता, यहाँ पर अखिलेश नाराज हो गए और बड़ा खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा और 3 हिंदी भाषी राज्य बीजेपी ने अपने हाथों में ले लिए। यानी 2024 से पहले 3 हिंदी भाषी राज्य बीजेपी के हाथ में आ जाना बताता है कि 2024 में बीजेपी की तैयारी अब और कितनी मजबूत होने वाली है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर भी कम हंगामे नहीं हुए। जब बात मंत्री पद की हुई, जब बात उप मुख्यमंत्री पद की हुई तो बहुत सारे हंगामे देखने को मिले। शिवराज सिंह चौहान के समर्थक और मध्य प्रदेश की जनता के आंसू देखने के लिए मिले। हमें देखने को मिला कि किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने विधायकों के साथ पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी आला कमान पे दबाव बना दिया कि पहले तो टिकट दीजिए और उसके बाद मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन बीजेपी ने नए चेहरों को ही यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता दी और 3 नए चेहरे आपने देखे होंगे कि वो तीनों प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर ओबीसी वोट जो है बीजेपी ने साधा है, वहां पर विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री बने हैं। फिर बात करते हैं यहां पर राजस्थान की, जहां पर भजन लाल शर्मा यानी ब्राह्मण वोटों को साधने की बीजेपी ने कोशिश करी है। लेकिन हमने राजस्थान में वोटों का ग्राफ देखे थे, कुछ अलग ही देखा है। हमने वहां पर मीणा और गुर्जरों के वोट शेयर बहुत ज्यादा देखे हैं, जो कि कांग्रेस के पास काफी ज्यादा है। लेकिन बीजेपी अलग गेम खेलने की माहिर मानी जाती है कि बीजेपी कुछ हटके ही करती है, तो इस बार भी कुछ हटके ही किया। और बात करें मध्य प्रदेश की कि जहां पर कई सारे आंसू छलक गए अपने मामा जी के लिए वहां की जनता के, वहां पर भी जो सीएम है एक यादव यानी ओबीसी को बनाया गया और ओबीसी वोट यहां पर साधने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि यूपी में भी तो बीजेपी को परचम लहराना है। लेकिन अब चर्चा फिर दोबारा यहां पर इन तीनों राज्यों की हो रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई सारे यहाँ पर सवाल बन रहे हैं। कई सारे विवाद भी मंत्रिमंडल बनने से पहले खड़े हो सकते हैं कि लगातार दिल्ली जाया जा रहा है, क्यों ही दिल्ली में ये सारी भूमिका बन रही है कि क्या आला कमान के इशारे पर ही ये जो तीनों नेता हैं चल रहे हैं,
या फिर गुजरात लॉबी का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से बीजेपी पर अब होता हुआ नजर आ रहा है। और 2024 में ये गुजरात लॉबी का वर्चस्व और ज्यादा बढ़ने वाला है। वसुंधरा, शिवराज और रमन सिंह और अन्य कई नेता, सिंधिया भी इसमें आते हैं कि जिनका पत्ता पूरी तरीके से कटने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा करेंगे। अमन सर हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस चर्चा में। और उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहा जा रहा है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। सीएम जब नाम घोषित हुए तो भी उसमें युवा थे और मंत्रिमंडल में भी युवा होंगे, तो क्या माने हैं कि गुजरात लॉबी, जिसको कहा जाता है कि यहाँ पर दो ही लोग पार्टी चला रहे हैं, वो पूरी पार्टी को साफ करना चाहते हैं या फिर अपने लिए कुछ ऐसे लोग खड़े करना चाहते हैं कि दिल्ली से जो भी ऑर्डर आए तो सबसे पहले जी सर उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। सर क्या देखते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा और किन नामों को आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आएंगे? देखिए, बिल्कुल आपके सवाल में ही आपका जवाब है, क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली से ही कंट्रोल करना चाहते हैं, दिल्ली से जो बोला जाए वही उनकी हाँ होनी चाहिए। और जिस तरह से देखने को मिल रहा है, जो मुख्यमंत्री हैं कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उनका जो रिएक्शन नज़र आता है, जिस तरह से वो कंट्रोल करना चाहते हैं मध्य प्रदेश को, तो ऐसा लग रहा है कि उनको जो आदेश दिया गया उसी का पालन वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, गठन होना है, और ऐसे में वो दिल्ली में है, इसका मतलब साफ हो जाता है दौलत की दिल्ली से बहुत कुछ कंट्रोल होने वाला है। और जो नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ है वो मेरे ख्याल में 2024 को लेकर इसीलिए हुआ है ताकि जो भी बात जो है केंद्र से कही जाए, आलाकमान से कही जाए, वो आसानी से वहाँ पर कह सकते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसको वहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा किया जा सके। क्योंकि अगर बड़े चेहरे होते, अनुभव वाले चेहरे होते मुख्यमंत्री पद पर, तो शायद उतनी तवज्जो से बीजेपी आलाकमान जो है उनके ऊपर प्रभावी ढंग से बात नहीं रख पाती, बात नहीं जो है थोप पाती। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जा रहा है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर इन सब चीज़ों को थोपना आसान होगा। यही वजह लगातार कहा जा रहा है कि तीनों ही सीएम, चाहे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई की बात आप करें, मध्य प्रदेश के मोहन यादव की बात करें, या फिर राजस्थान के भजनलाल शर्मा की बात करें, तीनों ही अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, यानी कि पहली बार इस पद पर बैठे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बनकर आ रहा है कि क्या बीजेपी ने वाकई इन सब जो चेहरे हैं इनको साधने के लिए और इनके सहारे पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कंट्रोल करने के लिए इन नए चेहरों पे जो है दाव लगाया है। और ये कहीं ना कहीं अब सच साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि हर एक फैसला अगर आपको आला कमान से पूछ कर ही करना है, केंद्र से पूछ कर ही करना है, तो क्या जो बात अब तक कांग्रेस पार्टी के लिए कही जाती थी कि रिमोट कंट्रोल सरकार, तो क्या वो अब बीजेपी के लिए नहीं कही जाएगी कि यहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, कौन जो मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन जो है बड़े पद पर रहेगा, ये सब का सब कहीं ना कहीं कंट्रोल नजर आ रहा है। तो ऐसे में लगातार सवाल अब उठेंगे कि दिल्ली से जो मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है, अब उनकी सरकारें चलती हुई नजर आएंगी। कहा तो ये जाता है कि सूबे की सरकारें जो है लोगों के लिए काम करती है, अपने फैसले खुद जो है लेने में सक्षम होती हैं। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों को जो आला कमान बीजेपी कंट्रोल करेगा, तो मेरे ख्याल में जो काम होना चाहिए, जिस तरह का विकास नजर आना चाहिए, मेरे ख्याल से उसमें अड़चन आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की इससे कहीं ना कहीं ये संदेश भी दिया जा रहा है कि जो तीनों अनुभवी नेता हैं उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है, उनके मशवरे की अब कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो पहले कह चुके हैं कि भाई मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन मोहन यादव सीएम बनते ही दिल्ली का जो है दौरा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें आप दोनों में देख सकते हैं अंतर की किस तरह से अंतर दोनों का नजर आता है। और जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ये काम कर रहा है, उससे लगता है कि सरकार को पूरी तरह से आलाकमान ने कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर सर कहा जा रहा है कि जो दिल्ली आएगा, जो जी सर यस सर बोलेगा, उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा। और जो ये गुजरात लॉबी की बात हो रही है कि सिर्फ दो ही लोगों की यहाँ पर चलेगी, बाकी आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, आप कितनी बार भी मुख्यमंत्री रह चुके हों, आपकी एक नहीं चलेगी। जो दिल्ली से फैसला आ गया, जो उस पर हामी भरेगा, उसी को ही आगे मौका दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या भविष्य में या 2024 से पहले और भी ऐसे नेताओं का पत्ता कर सकता है। सबसे पहला नाम यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही आ रहा है, क्योंकि वो भी माने जाते हैं कि भले ही भाजपा में आ गए हैं, लेकिन अभी भी जी सर हाँ जी सर वाली बात उनकी तरफ से नहीं देखी जा रही। क्योंकि
2023 में जो ये चुनाव हुए उसके बाद मुख्यमंत्री चयन और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार जो अब हो रहा है उससे कहीं ना कहीं वो खफा नजर आ रहे हैं। तो क्या हम देख सकते हैं कि और भी नेता इस चपेट में आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और सही बात है दौलत, क्योंकि सिंधिया का भी एक मजबूत कद है और जाहिर बात है कि वो सोचते होंगे, चाहते होंगे कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाता, उनका नाम भी निकल कर सामने आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, गठन होगा, उसमें ज़रूर वो चाहते होंगे कि उनके जो है नेताओं को, जो उनके समर्थक विधायक हैं, उनको अच्छा मौका मिले, अच्छे पद मिले, अच्छी तरह से वो कह सकते हैं सरकार में शामिल हों। अगर उनके खेमे के जो लोगों को अगर उतना मौका नहीं मिलता तो वाकई यहाँ पर भी उनकी नाराज़गी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले भी उतने एक्टिव वो नज़र आए नहीं। हालांकि उनके जो क्षेत्र है उससे बीजेपी ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये कहा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री की चाह लिए वो बीजेपी को में शामिल हुए थे, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, लेकिन अभी तक उनकी मुख्यमंत्री बनने की चाह अधूरी की अधूरी है। क्योंकि उनके पिता के बारे में यही बात कही जा रही थी कि उनके पिता भी मुख्यमंत्री की चाह लिए रह गए, कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो कहीं सिंधिया के साथ भी ऐसा ना हो कि वो भी सिर्फ मुख्यमंत्री की चाह लिए रह जाए, मुख्यमंत्री ना बन पाए, क्योंकि अगर बीजेपी चाहती इतने बड़े बहुमत के साथ में तो उनको शायद मुख्यमंत्री बना सकती थी। लेकिन जिस तरह से उनका पहले ही इसको लेकर इनकार आ गया तो बीजेपी ने उनको पहले ही मना कर दिया होगा कि भाई आप इस मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि सिंधिया भी जिस तरह से सोच के बीजेपी में आए थे वो उनकी सोच पूरी नहीं हो पा रही। हालांकि केंद्र में वो मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मंत्रिमंडल में जो अब कह सकते हैं गठन उसका होगा आज, और उसमें अगर उनके सपोर्ट करने वाले नेताओं को, विधायकों को अगर अब बेहतर पोजीशन नहीं मिलती है, बेहतर जो है महक में नहीं मिलते हैं, तो उनकी नाराजगी निकल कर सामने आ सकती है। चूंकि वो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में जमीन मजबूत कर रहे हैं और उन्हीं के रहते बीजेपी ने इस बार बड़ी जीत दर्ज की है। तो ऐसे में सिंधिया जरूर ये चाहते होंगे कि उनको ना सही बट उनके जो समर्थक हैं उनको तो कम से कम अच्छे पद और अच्छी पोजीशन मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक सवाल रहेगा कि क्या अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, यहाँ पर शिवराज सिंधिया और वसुंधरा राजे के विधायकों को उनके क्षेत्र में पद नहीं मिलते हैं या उनके जो समर्थक हैं उनको पद नहीं मिलते हैं, तो हम पार्टी में एक बड़ा विद्रोह देखेंगे कि क्या यहाँ पर पार्टी के जो ये बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंच के आला कमान का विरोध करेंगे? क्योंकि राज्य में तो उन्होंने उनको बांध दिया था। हमने राजस्थान की स्थिति देखी थी कि किस तरीके से वसुंधरा ने आला कमान को बांध दिया था, उनके विधायकों को टिकट मिला, हालांकि मुख्यमंत्री पद से वो चूक गई। शिवराज सिंह चौहान का भी काफी दबदबा है, जनता के आंसू हमने देखे हैं कि किस तरीके से वो कहते हैं मामा जी आप चले गए, हमें क्यों आप ऐसे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन क्या अपने लिए नहीं, लेकिन अपने समर्थकों के लिए, अपनी जनता के लिए क्या वो दिल्ली जा सकते हैं? अगर मंत्रिमंडल में उनके नेताओं का नाम, उनके विधायकों का नाम नहीं आया, जो उनके समर्थक विधायक हैं, तो क्या बड़ी बगावत हम दिल्ली में देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो दौलत की आई थिंक 12 उनके जो मंत्री हैं वो चुनाव हार जाते हैं, और ये उनके लिए एक बड़ी कह सकते हैं वजह हो सकती है कि उनके खेमे के लोगों को ज़्यादा मंत्री ना बनाया जाए। और ये लगभग ऐसा लग रहा है क्योंकि मोहन यादव भले ही उनके कह सकते हैं कि खेमे के रहे हों, उनके खेमे से निकल कर आए हों, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी की जो आला कमान है और जो आप लगातार कह रहे हैं कि जो गुजरात लॉबी है उनकी भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की जो उम्मीदें थी वो धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं कि उनके जो खेमे के लोगों को अधिक जो है कह सकते हैं मंत्री पद मिलेंगे। अगर हाँ आपने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे अगर मगर हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार जो स्थिति है वो अभी भी कह सकते हैं पशुपेश में है। अभी भी उसके ऊपर कह सकते हैं शिवराज ने कोई खुलकर पत्ते नहीं खोले, लेकिन हाँ उनके अगर समर्थकों को जो विधायक है अगर उनको मौके नहीं दिए गए तो वाकई ये बगावत हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दौलत की ये 2024 से पहले नहीं होगा, हो सकता है इलेक्शन के बाद ये सब कुछ निकल कर सामने आए, क्योंकि इलेक्शन तक जो है शिवराज सिंह चौहान भी खामोश रहना चाहते होंगे, क्योंकि ये पार्टी का मामला है और पार्टी के बड़े और वरिष्ठ नेता वो हैं। मेरे ख्याल से इस तरह का कदम उठाते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन हाँ 2024 के बाद भी अगर उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हुई दौलत, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक बड़ा फैसला कर सकते हैं और बीजेपी के अंदर जो अब तक नहीं देखा गया वो बड़ी फूट मेरे ख्याल से देखने को मिल सकती है। और हो सकता है शिवराज सिंह चौहान नाराज़ होकर पार्टी से अलग भी हो जाएं, क्योंकि जिस तरह का कह सकते हैं कि उनको अलग पंक्ति में खड़ा किया गया है, भले ही वो कह नहीं पा रहे हैं लेकिन उनकी नाराज़गी उनके शब्दों से निकल कर सामने आ रही है। जैसे हम कह भी रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा, और तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो आपके नाम पे वोट दिया। कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक महिला रोती हुई नजर आ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, बीजेपी ने धोखा दिया है। तो ऐसे तमाम सारी बातें अब निकल कर सामने आ रही है। तो हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो इम्पैक्ट है वो अपने आप में मजबूत जो बना हुआ है वो आगे भी ऐसा रहे, और हो सकता है कि कई बड़े फैसले निकल कर इसमें सामने आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2024 में
एक बड़ा तूफान आने वाला है। या तो ये तूफान बीजेपी को 375 के पार ले जाएगा या फिर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि यहाँ इंडिया अलायंस की तैयारी नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी के कई ऐसे नेताओं की भी बीजेपी के खिलाफ तैयारी होगी जिनका यहाँ पर दिल दुखाया गया। यहाँ पर कहा गया कि उनको डिजर्विंग होने के बाद भी यहाँ पर सीएम सीट नहीं दी गई, क्योंकि वो अपने मुताबिक अपना राज्य चलाना चाहते थे, वो अपने मुताबिक अपनी राजनीति करना चाहते थे, दिल्ली के आदेश नहीं सुनना चाहते थे, इसीलिए उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। तो देखने वाली बात होगी कि 2023 के चुनावों का असर 2024 में कितना पड़ता है और यहाँ पर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर बीजेपी अब और उभर कर और एक अच्छी पार्टी बनकर सामने आएगी और 2024 में लगातार तीसरी बार जीत जाएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।